गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आप लोग को हिस्ट्री देखते हैं अब। इससे पहले, अरे बाप रे, किसी गिर गया जी ये। आवाज जा रही है? चलिए, आवाज जा रही है तो बढ़िया। सब लोग को गुड मॉर्निंग। लंबा छुट्टी के बाद हम लोग अब हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब हल्ला नहीं करेंगे, सब लोग बैठिए। अब लोग इतना लेट उठ नहीं आया करो। लो, लड़की लोग को खैर समझाए से कोई खास तो सुनती नहीं है। सब सब कहती चाहिए ये चिल्लाते चिल्लाते चल रही है जैसे ही। लेट हम अबे करेंगे। बुढ़ऊ कितना दिन चिल्लेबे करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताए थे कि मगध के बारे में, ठीक है। मगध के बारे में अब आगे पढ़ना है हमको। कहाँ गया जी मगध? ये रहा मगध। देखिए बहु, मगध का पहला वंश जो था वो हर्यंक वंश था। आपको पता है कि मगध वंश पर शासन करने वाला पहले वंश का नाम हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बताइए फटाफट। मगध का एरिया छोटा था लेकिन उस पर पहला जो वंश था वो था हर्यंक वंश। इसका पहला शासक था बिंबिसार। अरे भैया, इसको मिटाई देते हिस्ट्री से। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार जो था, इसने छोटे मोटे एरिया को जीत जीत के क्या कर दिया, अपनी राजधानी अपने एरिया में मिला लिया और क्या किया, आगे बढ़ते गया। और साथ ही साथ इसने विवाह करके भी क्षेत्रफल बढ़ाना चालू किया। दहेज में बहुत सारा एरिया लेते चल गया। तो ज्यादा एरिया लेते लेते ये एरिया बढ़ा लिया यहाँ पे। हालांकि इसने वैशाली पर आक्रमण किया था लेकिन वैशाली जीत नहीं पाया था। याद कीजिए, हम पढ़ाए थे। इसी का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया था? अजात शत्रु। शत्रुओं का नाश करने वाला, लेकिन पहले बापे का नाश कर दिया ही। अजात शत्रु जो है इसे शत्रुओं का नाश करने वाले की जगह पहले नाश कर दिया किसका? अपने बापे का नाश कर दिया था यहाँ पे, अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय ही हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुई थी। कहाँ हुई थी अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति? राजगीर। कहाँ हुई थी? राजगीर। मिकी माउस बतियाओ नहीं, बकलोरिया बैठ के बतियाते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों मिकी माउस को कर रहे हैं, बड़ की बड़ छोट मिकी माउस। बीच में नहीं बतियाओ लोग, सबको लगता है कि दिखबे नहीं करता है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। अजात शत्रु ने जीत लिया था राजधानी की, वैशाली को जीत लिया था। और अजात शत्रु ने दो प्रकार के हथियार का प्रयोग किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक। इसकी हत्या इसकी बेटा ने कर दिया, नाम था उसका उदयीन। क्या कर दिया? उदयीन। किसने कर दिया? उदयीन। अब देखिए, अभी ये लोग ना चल रहे हैं लोग कहाँ पर? मगध में ही। तो मगध जो था वो एरिया छोटा था लेकिन धीरे धीरे मगध का विस्तार भी चालू हो गया। तो ये होता आपका कौन सा? मगध। क्या था? मगध। अब ये उदयीन जो था ना, इसने कहा कि यार ये राजगीर से शासन नहीं हो पाता है। राजगीर राजधानी बिंबिसार ने बनाया था, उसका किला बनवा दिया अजात शत्रु। उदयीन ने कहा ना कि हम यहाँ से सेना का कमांड कुसुमपुर ले जाते हैं। तो सेना का कमांड वो कुसुमपुर की ओर शिफ्ट किया और वह आगे जाके पाटलिपुत्र कहला गया। क्या कहलाया? पाटलिपुत्र। हालांकि जिस जगह पे उसने कोइलवर के पास इसे स्थापित किया था, जहां आज वर्तमान पटना है ना, अब इस पटना को मत समझिएगा, वहां से थोड़ा सा उसी पटना के बाद कुसुमपुर के पास उसने स्थापित किया। कहा कि सेना यहीं पे कैंप करेगी। जैसे दानापुर छावनी है ना, कैंट है ना, दानापुर कैंट, वैसे उसने सेना का छावनी बनाया। बाद में उसने देखा कि यहाँ से आवागमन ज्यादा इजी है, यहाँ से आवागमन ज्यादा इजी होने की वजह से उसने बाद में जाकर कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र को ही क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। तो किसके समय पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी? उदयीन के समय। किसके समय? उदयीन। किसके समय राजधानी बनी? उदयीन के समय राजधानी बन गई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उदयीन जो था वो ठीक ठाक था। इसने कहा कि भाई बाप को हम भी मार देते हैं, क्योंकि बिंबिसार को मारा अजात शत्रु, अजात शत्रु को मारेगा कौन? उदयीन। उदयीन मार दिया। उदयीन का बाद जो शासक आए सब वो योग्य शासक नहीं थे सब। उदयीन के बाद शासन करने वाले योग्य शासक नहीं थे सब। इसकी इसमें कोई भी योग्य शासक नहीं आया। और जब भी किसी राजा के पास योग्य शासक नहीं रहेंगे तो उसका सेनापति ही उसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा, या कोई दूसरा राजा उस पर कब्जा कर लेगा। इसलिए राजा का योग्य रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। तो इस वंश के अंतिम शासक, इस वंश के
अंतिम शासक की हत्या खुद उसका सेनापति ने कर दिया। किसने कर दिया? सेनापति ने। नाम क्या था सेनापति का, बताएंगे? नागदशक। चलिए, तो सेनापति ने क्या कर दिया बाबू, हमला करके इन्हीं की क्या कर दिया, हत्या कर दिया इनका। नागदशक ने क्या कर, नागदशक इनके अंतिम शासक थे, उसका सेनापति शिशुनाग था। नागदशक, नागदशक, इसकी हत्या कर दी गई। किसने हत्या किया था बाबू? शिशुनाग ने। किसने हत्या किया? शिशुनाग, छोटा नाग, शिशुनाग। किसने हत्या कर दिया? शिशुनाग। कहा कि आज से तुम्हारा सारा एरिया पर कब्जा हो गया मेरा। तो एरिया था मगध। अब ध्यान से समझो बाबू, एरिया का नाम था मगध। पहले इस पे शासन चल रहा था हर्यंक वंश वालों का, अब मगध ही रह गया। अब इस पर शासन हो गया किसका? शिशुनाग वंश का। तो पहला वंश हर्यंक वंश था और दूसरा वंश जो हो जाएगा वह शिशुनाग वंश हो जाएगा। शिशुनाग वंश। कौन सा वंश होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशुनाग। संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशुनाग। इस वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशुनाग। शिशुनाग तो सेनापति थे, ध्यान से समझो। शिशुनाग क्या थे बाबू? सेनापति। पीछे वाले लोग बतियाओ नहीं, लड़की सब दुकुंजी बतियाते रहती है। दुगो अबे आ रही है कोई बोंकी सब दुगो, ये सब का बाल उल झड़ जाता है तो कहती है बाल झड़ रहा है मेरा। बकलोलिया, लेट से आओगी लोग तो क्या होगा, बाल उल झड़ जाएगा, शैम्पू वैम्पू कुछ काम नहीं करेगा। अब समझा समझा के हम थक गए। अब यही सब हम कह देंगे भगवान जितना लड़की लेट आएगी सब सबको अब देखेंगे भगवान। अब जा टकली घूमेगी सब, जा हम बाल झड़ गई लोग। चलिए आगे बढ़े। नागदशक जो था ये सेनापति था हकीकत में। शिशुनाग, सॉरी, नागदशक तो बकलोल शासक था। नागदशक कैसा था? बकलोल। लड़की लोग पढ़ाई नहीं करोगी लोग तो ऐसा ही बकलोल मिलेगा नागदशक की तरह। इसलिए नागदशक की तरह ना मिल जाए, इसलिए आप लोग को पढ़ाई करना है, जरूरी है। नहीं तो अकलेल बकलेल की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है आप लोग को, यही मिल जाएगा नागदशक। शिशुनाग जो था यह योग्य शासक था। अब योग्य शासक में कैसा कहिएगा? योग्य शासक ये तो सेनापति था। और आप देखिए सेनापति की मेंटेलिटी अलग होती है, वो केवल लड़ना चाहता है। ध्यान से समझिएगा, सेनापति ससुराल लड़ना चाहता है और राजा अस्थायित्व तो चाहता है। तो राजा की मेंटेलिटी में और सेनापति की मेंटेलिटी में अंतर आएगा। तो ये एरिया हो गया मगध। मगध में पहले पूरा मगध किसके अंडर में आता था? हर्यंक वालों के अंडर में। उसमें अलग अलग राजा हैं, बाद में वो आ गया शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। यह मगध के ही हर्यंक वंश का सेनापति था। इसने जब शासन संभाला, शिशुनाग वंश को संभाला, तो इसको रोकने वाला तो कोई था नहीं। अब ये अपनी मन का क्या था? मालिक था अपने मन का। ये ले जाके आक्रमण कर दिया अवंती पर। किस पे आक्रमण कर दिया? अवंती पर और वत्सराज पर। कहां पे? वत्सराज। अवंती और वत्सराज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया यहां पर और मगध में मिला लिया। अब एक बात बताओ बाबू, मगध में मिला लिया किस पे? अवंती को पूरी तरह से। याद कीजिए, कितने लोग को याद है? अवंती के राजा का नाम था चंद्र प्रधोत। याद है कुछ? चंद्र प्रधोत जब बीमार पड़े थे, अवंती के राजा चंद्र प्रधोत, तो बिंबिसार ने अपना एक वैद्य भेजा था, नाम था जीवक। तो जीवक वर्षकार, अरे वर्षकार तो गुप्तचर था जी अजात शत्रु का। जीवक नामक वैद्य जाके अवंती के राजकुमार राजा चंद्र प्रधोत का इलाज किया था, जिस वजह से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य दे दिया था मगध वालों को। लेकिन धीरे धीरे जब साम्राज्य आगे गया, अजात शत्रु के बाद उदयन आया, उदयन के बाद नागदशक, फिर साम्राज्य बदला, वंश बदला और शिशुनाग आया। कहा कि हम आधा क्यों लेंगे, हम क्या करते हैं, कंप्लीट ले लेते हैं। तो कंप्लीट अवंती पर आक्रमण किसने कर दिया? शिशुनाग ने। कंप्लीट अवंती पर आक्रमण करने वाला शासक का नाम शिशुनाग। कंप्लीट अवंती पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। इस शिशुनाग जो था, इसने दो काम किया, याद रखिएगा। पहला बोलिए तो बबुआ, अवंती और वत्सराज पर आक्रमण किया, और दूसरा इसने राजधानी वैशाली लेके चला गया। इस ससुरा तो नहीं खेल रहा है सब, बताइए, राजधानी से खेल रहा है सब। ये कोई बात है? ये तो वही हाल हो गया, बीपीएससी का पेपर हो गया।
बीपीएससी को मन कर रहा है तो 4 गो ऑप्शन दे रहा है, 2 महीना बाद कहता है नहीं 5 गो होगा, फिर कहेगा ना 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 गलती हो गया, गलती हो गया, 4 गो रहेगा। अच्छा माइनस मार्किंग भी 3 गो नहीं रहेगा, ठीक ठीक है। कुल प्रयोग हम बीपीएससी पे करबे करेंगे। हम बीपीएससी थोड़े है प्रयोगशाला बना देंगे हम एकरा। हम हमरे हाथ में मिलल है बीपीएससी, कहियो हम कहेंगे कि अब बीपीएससी में ही मिला बोला जाएगा। लिखो बाबू, धृतराष्ट्र लिखो, तो मात्रा देखे तुम लिख पाते हो कि नहीं, धृतराष्ट्र लिखो। एक से एक है सब यहाँ पे, हमारा बीपीएससी प्रयोगशाला बन गया है। आगे बढ़ते हम लोग। शिशुनाग ने पहला अवंती पर आक्रमण कर दिया और दूसरा क्या कर दिया, वैशाली राजधानी ले गया। भाई राजधानी बार बार चेंज करना बात अच्छी बात नहीं है, तो राजधानी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे राजधानी जो, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, बार बार उसको चेंज कीजिएगा, कभी हैदराबाद ले जाइएगा, कभी कुछ ले जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। वैशाली, इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु, सॉरी अजात शत्रु तो इधर खत्म हो गया, यहाँ पे मर गया, ये तो इसी को मार दिया अजात शत्रु। कालाशोक, क्या नाम था, कालाशोक। बताइए बाबू, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, याद आया कुछ, बताओ बबुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। और यह द्वितीय बौद्ध संगीति याद कीजिए किस शहर में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति तो नीचे हुई राजगीर, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, किसके समय हुई, कालाशोक के समय हुई। किसके समय हुई, कालाशोक के समय। तो हम बस ऐसे द्वितीय लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय। कालाशोक का मतलब होता है दुखों का नाश करने वाला, दुखों के लिए काल बनने वाला। सबको टेंशन किससे होता है, दुखों से होता है। हमारा दुख मत आए, हमारा दुख मत आए, तो पहले से तैयार रहो, दुख मत आए। तुम्हारा कोरोना ना हो तो वैक्सीन लेके रखो, दुख ना आए इसलिए दुख का वैक्सीन लेके रखो। विद्यार्थियों लोग पढ़ाई करो, यही वैक्सीन है दुखों का नाश करने वाला। और नहीं पढ़ाई करेंगे लोग तो लड़का लोग हो जाओगे बेरोजगार, बेरोजगार बहुत दिक्कत हो जाएगा। लड़की लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लोग के लिए भी हो जाएगा समस्या। आप लोग को मिल जाएगा नाग दशक जैसन, अकलेल बकलेल मिल जाएगा नाग दशक की तरह, फिर लेके झूलते रहिएगा, एक से अच्छा हमारा सुनील में था। जे भागो जा, आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मने मन सोचने से कुछ नहीं होगा, लड़की सब मने मन सोचती है, सब मने मन सोचला से कुछ नहीं होगा। सारा काला लड़का सबको हम पढ़ा रहे हैं, किस दिन काम आएगा सब, सारा काला लड़का प्राण लेगा सब। काला शोक से ऐसा लगता है जैसे काला होगा, लेकिन ये काला नहीं था, बहुत हैंडसम था ये, ठीक है, और बहुत योग्य था। दुखों का काल था ये, दुखों का काल, समझ में आ गया। यही बबुनिया सब, ये सब देखो, ये सब का बाल झड़ जाएगा, देख लेना, ये सब लेट आ रही है सब। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ जाए, ये सब का बाल झड़ जाएगा। और लेट आओ लोग, और लेट आओ एकदम। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इसने कहा कि भैया राजधानी वैशाली ठीक जगह नहीं है, हम वापस राजधानी को पाटलिपुत्र लाएंगे। कहाँ लाएंगे, पाटलिपुत्र लाएंगे। तो बताइए राजधानी जो था वैशाली कौन ले गया था, शिशुनाग ले गया था। वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कौन लेके चला आया, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कौन लाया था, वापस पाटलिपुत्र लाया था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय। अब जरा राजधानी पर एक नजर डालिए, सारे लोग ध्यान दे इधर, और राजधानी पर एक नजर डालो। सबसे पहले राजगीर को राजधानी बनाया बिंबिसार, राजगीर का किलाबंदी कराया अजातशत्रु, पाटलिपुत्र राजधानी लाया उदयन। हाई बौका तो कोनो कामे नहीं किया, ठीक है, एक मार दिया सेनापति इसका। नागदशक का तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। शिशुनाग राजधानी कहाँ ले गया, वैशाली। शिशुनाग राजधानी कहाँ ले गया, वैशाली। और कालाशोक कहाँ लाया, पाटलिपुत्र। कालाशोक कहाँ लाया, पाटलिपुत्र लेके चलाया। एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू, नो प्रॉब्लम, नो वन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कालाशोक के समय, कालाशोक जो था बहुत ही योग्य शासक था। कालाशोक क्या था, योग्य शासक था। इसने राजधानी वापस कहां लेके चला आया, राजधानी वापस लाया बाबू वैशाली। ये
मगध जो था वो बड़ा हो रहा था क्षेत्रफल भाई, बट राजधानी इसके बाबूजी जो लेके चले गए थे वैशाली, वहां से लेके आया पाटलिपुत्र। इस वंश का अंतिम शासक था वो भी पूरा बकलेल था। देखिए हर वंश का अंतिम शासक जो आए हैं सब ना पूरे बकलोल आए हैं सब। नंदी वर्मन था, क्या था इस वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। ले इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन जो थे ये भी बकलोल थे। लड़की लोग ध्यान से देखो, लोग जिस जिस लड़की को पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, वो लोग इधर ध्यान से देखे लोग, क्योंकि यही सब मिलने वाला है सब आपको। ये पूरा बकलोल शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश में सबसे महाबकलोल कौन था? नंदीवर्धन था। अब एक डर लगता था युद्ध करला से। अब ये बताइए, लड़की लोग ध्यान से पढ़ो, इसको देखो, जिसको जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लड़की लोग देखो, यही मिलने वाला है तुम लोग को, नंदीवर्धन। ठीक है, नाम हम लिख के अभी से जोड़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इसको शासन चलाने में मन नहीं लगता था। अभी बताइए, एक राजा अगर शासन चलाने में डर रहा है, युद्ध लड़ने से डर रहा है, आपको क्या लगता है कि उसका जो सेनापति होगा वो इनकी रेस्पेक्ट करेगा? कभी सेनापति इसका रेस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। लड़की लोग सोचिए, खैर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसको नंदीवर्धन ही मिलने वाला है। तो योग्य शासक था ही नहीं है, ये योग्य शासक नहीं था। जबकि इसका सेनापति बहुत ही योग्य था, बहुत ही योग्य था। उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद। सामंत था, मंत्री भी था, सेना का हिस्सा भी रखता था, मंत्रालय भी था महापद्म नंद के पास, सचिवालय भी था महापद्म नंद के पास, और सेना भी थी महापद्म नंद के पास। आई नंदीवर्धन ई बकलोल था, खाली पिकनिक मनाता था। इसकी पत्नी इसको हर बरसात में पकौड़ा छान छान खिलाती थी इसको, तो कभी पकौड़ा खाएगा, कभी पराठा खाएगा। राजा का मतलब होता है सिंहासन संभाले, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस महापद्मनंद देखा, निपटा दिया सब, पकौड़ा सहित छान दिया इन्हीं को, मार दिया किसको? नंदीवर्धन को। कहा कि भाग यहाँ से चोट्टा कहीं का नंदीवर्धन, शासन किसका रहेगा? मेरा। और शासन किसने कर लिया? महापद्म नंद। किसने शासन किया? महापद्म नंद। किसी को दिक्कत? तो बताइए, शिशुनाग वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? महापद्म नंद द्वारा। किसके द्वारा हो गया? महापद्म नंद द्वारा। और भारत पर अब एरिया जो देखिए, मगध तो बड़ा हो चुका था, मगध क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था। अब यहाँ पे पहला वंश हर्यंक वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश, अब तीसरा वंश आ गया नंद वंश। तीसरा वंश कौन आ गया? नंद वंश। लेकिन एरिया इतना बड़ा कंट्रोल कर लिया था, एरिया क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। अब अगला वंश कौन आएगा बाबू? नंद वंश। बताइए बाबू, तीसरा वंश नंद वंश। तीसरा वंश का नाम नंद वंश। संस्थापक महापद्म नंद, महापद्म नंद। शासक का नाम महापद्म नंद। अरे आगे अब भाग गया था, ही पता नहीं किधर। तो तीसरा वंश बताइए, ध्यान से बोलिए बाबू, वंश का नाम कौन सा हो जाएगा? तीसरा वंश है, लेकिन एरिया वही है मगध, साम्राज्य वही है मगध। लेकिन पहले जो मगध हर्यंक वंश के समय होता था, मगध जो उस समय होता था बिंबिसार के समय, एक छोटा सा मगध, क्या अब वो मगध उतना छोटा रह गया है? धीरे धीरे मगध की सीमाएं कहां तक जा चुकी हैं? अवंती तक जा चुकी हैं। और पूरे एरिया में अब धीरे धीरे किसका बोलबाला हो चुका है? मगध का बोलबाला हो चुका है। अब मगध की गद्दी पर, ये इतने बड़े साम्राज्य की गद्दी को संभालने वाला शासक भी उतना ही योग्य होना चाहिए। तो महापद्म नंद जो था, महापद्म नंद जाति से ये नाई थे। जाति से क्या थे? नाई। जाति से क्या थे? नाई। नाई थे जाति से। इनके समय ना राजपूतों पे बहुत अत्याचार हुआ, सर्व छत्रांतक उपाधि लिया था इन्होंने। राजपूतों का क्या हुआ था? इनके समय बहुत ज्यादा राजपूतों पर आक्रमण हुआ था। इन्हें द्वितीय परशुराम कहा जाता था। एक बार देखेंगे आप कहानी वगैरह पौराणिक कथा में, तो परशुराम जी होंगे तो बड़ी राजपूतों में परशुराम जी में लड़ाई हुआ था। अब परशुराम जी तो बहुत बड़े बलशाली थे,
उनके बल के आगे, परशुराम जी के आगे कोई जल्दी टिकता है जी? हाँ, बहुत बलशाली थे वहां पे, इसलिए इन्हें द्वितीय परशुराम कहा जाता है। ये जाति से नाई थे और इसने राजपूतों पर काफी ज्यादा मतलब अत्याचार भी किया था, और अत्याचार के बाद उपाधि लिया सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक। इन्हें द्वितीय परशुराम क्यों कहते हैं? राजपूतों से युद्ध के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम। राजपूतों से युद्ध के कारण इन्हें कहा जाता है द्वितीय परशुराम। जाति से नहीं थे, क्षत्रियों से युद्ध के बाद इन्होंने सर्व छत्रांतक उपाधि धारण किया। इसने सोचा एक काम करते हैं, क्षेत्रफल का विस्तार इधर तो बहुत हो गया, दिल्ली तक चले गए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक काम करते हैं कलिंग पर भी हमला कर देते हैं। तो इसने आक्रमण कहाँ कर दिया? कलिंग पर। कहाँ आक्रमण कर दिया? कलिंग पर। देखिए अभी अशोक आया भी नहीं है और आक्रमण कहाँ हो चुका है? कलिंग पर। कलिंग जीतना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कलिंग कंप्लीटली जंगल था। कंप्लीट कलिंग एक जंगल हुआ करता था। क्वेश्चन पूछेगा बबुआ, ध्यान से समझो। कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला मगध शासक कौन था? तो कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला मगध शासक का नाम था महापद्म नंद। और कलिंग जीत लिया उस समय, कंप्लीटली नहीं जीता लेकिन ठीक ठाक हिस्सा जीत लिया, और उपाधि धारण किया था एकराट की उपाधि। कौन सी उपाधि? एकराट। एकराट की उपाधि धारण किया था। तो महापद्म नंद के पास दो उपाधियां थी, याद रखिएगा। एक कलिंग जीतने के बाद एकराट की उपाधि, कलिंग जीतने के बाद एकराट की उपाधि, और क्षत्रियों का नाश करने के बाद सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक। हालांकि इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम। किसी को दिक्कत? लड़का उठ जाओ पीछे, लड़की के जस्ट पीछे बैठा है सफेद शर्ट, बकलोलवा, ओकरा उठा उठा उसको। हाँ हाँ, उठ उठ उठ, गधा पीछे देखता है ऐसे बेटा। हाँ हाँ चल, कैसे घोंप देंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम काल बैठ जाओ, खड़ा मत हो, बैठ जाओ। हंसो मत, नहीं तो अभी रुला देंगे, बैठ जाओ। थोड़ा शकलिए से नहीं लगता है कि तुम एक को सवाल बता पाएगा। खड़ा कौन सी के लिए होता है? लड़की पिछवा कौन सी देख रही है? चश्मा। हम करियका को खड़ा कर रहे हैं तो पिछवा देख रही, ज्यादा काला है क्या? हाँ चलो अब ध्यान से देखते हैं। महापद्म नंद जाति से क्या थे? लड़की लोग पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई मत करो। जिस दिन पढ़ाई नहीं करोगी फिर हमेशा तुमको ऐसे ही देखने को मिलेगा, एकदम खौराई लूटेगा, चाय मिलेगा आज, चाय पिलाते रहियो। सर्व छत्रांतक द्वितीय परशुराम। कलिंग जीतने के बाद एकराट की उपाधि मिली थी। कलिंग जीतने के बाद कौन सी उपाधि मिली थी? एकराट की उपाधि मिली थी। बताइए इसने कलिंग पूरा जीत लिया था? नहीं, कंप्लीटली कलिंग नहीं जीत पाए थे। कंप्लीट कलिंग नहीं जीत पाए थे। क्वेश्चन बताएंगे? नंद वंश के संस्थापक का नाम? महापद्म नंद। महापद्म नंद जाति से क्या थे? बताइए बताइए बाबू, बताइए जल्दी। जाति से महापद्म नंद क्या थे? नाई। कलिंग जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? महापद्म नंद ने कलिंग जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? एकराट। क्षत्रियों से युद्ध करने के बाद, क्षत्रियों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? क्षत्रियों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक। द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था। अच्छा आप लोग अभी आगे पढ़िएगा ना, अभी आगे आपको धीरे से धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते चलेंगे यहाँ पर महापद्म नंद में कि इसके समय जो मंत्री था ना महापद्म नंद का, महापद्म नंद का मंत्री, अब ध्यान से समझिएगा, दो मंत्री, पूरे इतिहास प्राचीन काल में पढ़ेंगे ना, 3 गो मंत्री की चर्चा रहेगा। बकलोलिया लड़की बतियाओ नहीं, ये खंबा के पास बैठी है, सब दुगुंजी बतियाते हैं। हरियर बोतल, सुबेरे सुबेरे तरास लग जाता है सबको, बिना मतलब का बकलोले को बोतल लेके बैठ जाएगी सर,
यार तुमसे पी लेते हैं पानी यार, तुम भी पियोगी, पानी पी लो। हाँ, पढ़ाई समझ में तो आ नहीं रहा है, कम से कम पनिए पियो, पूछू तो समझ में आए। हाँ अब सर बोलबे करते हैं बकलोल नसीब में हिले है तो मिलबे करेगा कोनो बकलोल। हम लोग के लिए कोई ना कोई बैठले होगा, नंदी वर्धन तय चाहे नाग दशक। चलो पानी पी लो कम से कम, बाद में ओकरा पानी पियाएंगे हम लोग। समझिए ध्यान से, देखिए इसका एक मंत्री था, मंत्री का नाम जानते हैं क्या था? राक्षस। इसका एक बहुत प्रमुख मंत्री था, महापद्म नंद का जो सबसे प्रिय मंत्री था, उस मंत्री का नाम था राक्षस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रिय, इसके प्रिय मंत्री का नाम क्या था? राक्षस था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई करो, देखो मंत्री भी घूम रहा है, सब नाम रहेगा राक्षस। तो मंत्री का नाम क्या था बाबू? राक्षस। तो इसके सबसे प्रिय मंत्री का नाम था अमात्य राक्षस। अमात्य नहीं मतलब राक्षस, अमात्य मतलब ये होता है मंत्री, अमात्य मतलब क्या होता है? मंत्री। तो भाई मंत्री जब हम बोलिए रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो इसके ये तो कलिंग एक के जगह लिख देते हैं कलिंग। इसके मंत्री का नाम क्या था? राक्षस। अमात्य राक्षस, राक्षस था इसके मंत्री का नाम। किसी को दिक्कत? तो बताइए महापद्म नंद के मंत्री का नाम राक्षस था। और बहुत दिमाग का तेज था ये राक्षस, बहुत ही दिमाग का क्या था? तेज था। नाम था उसका अमात्य राक्षस। मंत्री का नाम क्या था? अमात्य राक्षस। इसके समय महापद्म नंद के समय, कलिंग का लड़ाई तो हुआ ही, महापद्म नंद के समय एक बहुत विद्वान पाणिनि रहते थे। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक में किस चीज की चर्चा है? तो व्याकरण की चर्चा है। संस्कृत का व्याकरण जो होता है, एगो तो संस्कृत अपने नहीं समझ में आता है, पठती पठत पठावा पठंती पठेन पठावा, हम मैट्रिक में हम लोग बड़ी मुश्किल से याद किए थे, याद तो कर लिए थे, और उसके बाद कसम खाए थे जहिया एग्जाम खत्म होगा ना वही भूलेंगे इसको, तुरंत भूल जाएंगे इसको। एग्जाम खत्म हुआ, आदमी भुलाई हो गया, दुका पढ़ा आदमी संस्कृत में। तो संस्कृत की सबसे प्रमुख पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है ना, उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अभी हम आपको एक पुस्तक का लिस्ट दे देंगे, उसमें लगभग 50-60 प्रमुख पुस्तकें होंगी। उस पुस्तक के रचयिता का नाम याद रखना होगा। तो उस पुस्तक को लिखने वाले का नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। पुस्तक के रचयिता का नाम पाणिनि। तो बताइए संस्कृत की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी, क्वेश्चन पूछता कैसे है समझिए ध्यान से, इतना नॉर्मल नहीं पूछता। अब पूछता है कि अमात्य राक्षस किसके मंत्री थे? तो अमात्य राक्षस, राक्षस ठीक लिखा है जी? लड़की लोग बताओ तो राक्षस ठीक लिखा है? ठीक है लिखा है होगा। ये सब नाम तुम लोग का काम आएगा फ्यूचर में। कोई ठीक नहीं है, हमेशा के लिए नाम जुड़ियो जाए। मन से नहीं पढ़ोगी लोग तो यही सब नामे जुड़ेगा। अपने अपने नाम के आगे राक्षस जोड़ के देखो तो कैसा लग रहा है। बताइए वर्षकार किसके मंत्री थे? अजात शत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार, वर्षकार था। और महापद्म नंद के मंत्री का नाम क्या था? राक्षस। महापद्म नंद के मंत्री का नाम राक्षस। ऐसे ही आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। अब ध्यान दिया आप, महापद्म नंद तो तनी मनी ठीक था, इसका बेटवा और बैल था। इसका बेटा का नाम था धनानंद। धनानंद, धनानंद, ये और वो बैल था। धनानंद क्या था? और बैल था। यहाँ पर इसको शराब बहुत ज्यादा अच्छा लगता था धनानंद को, डेली दारू पीता था। डेली कौन दारू पीता था? धनानंद। और जनता पे अत्याचार बहुत करता था। जब भी पैसा की कमी होती थी, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स क्या है? तो भैया जितना उपज होगा खेत में उसका आधा हम ले लेंगे। तो टैक्स बढ़ा देता था, जनता पर अत्याचार करता था। इसके मंत्री थे, जो इसके सैनिक थे, इनके पदाधिकारी थे, जनता में जाके अत्याचार करते थे। जैसे देखिएगा कई बार पुलिस मन बढ़ के उल्टा सीधा काम करने लगती है, कई बार अधिकारी रिश्वत लेने लगते हैं काम के बदले। तो ये इसके समय ना अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया।
मगध पर अत्याचार बहुत बढ़ गया यहाँ पर, और मगध की सीमा पूरे भारत तक फैल गई थी। नंद वंश के समय मगध की सीमा पूरे भारत तक फैल गई थी। अब बस एक ही एरिया बचा था, यहाँ से ब्यास नदी पार किया जाए और उधर कंबोज और गांधार महाजनपद को मिला लिया जाए, कंबोज और महाजनपद को मिला लिया जाए। बाकी पूरे एरिया पे मगध का कब्जा था। और मगध पर उस समय किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। लेकिन नंद वंश का जो पहला शासक था धनानंद, अरे ये क्या हो गया भैया, व्हाट हैपन, हाँ महापदम नंद। तो खैर ये महापदम नंद के समय कलिंग वगैरह हुआ। ये धनानंद तो महाबैल था ससुरा। धनानंद के समय इतना घोर अत्याचार बढ़ गया कि मगध की जनता अपने शासक से उब गई थी। और ये खाली दारू पीता था, दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देखता था, कहता नाचो चंपा बाई, ऐसे नहीं देखते होंगे आप गाना फिल्म में कि नाचो, अमीश पुरी रहता था इस सब में। तो ये सोचा धनानंद खाली दारू पी के नाच देखते रहता था। बताइए, एक राजा को, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजा को विलासतापूर्ण जीवन से बचना चाहिए और एकांतवास में नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहिएगा ना तो अकेले में काम करने का मन नहीं करेगा, अकेले में आपको अपने लिए विचार ज्यादा आएगा, क्या खा ले, अच्छा पहन क्या लेते हैं, घर कैसा रहेगा। तो जब आप अकेले में रहिएगा तो व्यक्तिगत चीजों पे ज्यादा सोचिएगा। इसलिए बाबर ने कहा था अपनी आत्मकथा में कि राजा को विद्वानों के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए राजा को। नहीं तो एकांत में राजा रहेगा तुरंत रानी आ जाएगी, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बना दे, पापड़ छान दे, पापड़ छान दे, रे ससुरी तुझे पापड़ छान दे, तुम रख ले पापड़, अपन छानते रहो यहाँ पे। अब बताइए, राजा को तो विलासतापूर्ण भी जीवन नहीं जीना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया, और ना ही अकेले रहना चाहिए। ये अकेले ज्यादा समय बिताता था, लफुआगिरी तनी ज्यादा कर देता था, एक हमेशा कोई ना कोई पसंद आ जाती थी, एक हर हफ्ते कोनो ना कोनो पसंद आ जाती थी। तो ये सब लक्षण जिसके अंदर रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अलग बात है कि विरासत में मिला है, तो इसके समय अत्याचार इतना बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। और इसी के समय भारत पर आक्रमण होने लगा सिकंदर का। किसका आक्रमण हो गया? सिकंदर का। सिकंदर ने गांधार पर हमला कर दिया। सिकंदर ने कहां हमला कर दिया? गांधार पर हमला कर दिया। अब देखो भैया, सिकंदर ने गांधार पर जब आक्रमण किया तो यहां पे तो पूरा हड़कंप मच गया। सिकंदर के आक्रमण के बाद गांधार में तो हड़कंप बढ़ गया। गांधार नरेश आंभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। सिकंदर की क्या स्वीकार कर लिया? अधीनता के, माई बाप आप ही हमारा छोड़ दीजिए। सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। वहां के राजा पोरस सिकंदर से युद्ध लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन युद्ध में क्या हो गए? हार गए। युद्ध में क्या हो गए? हार गए। अब ये ससुरा बताइए भारत पर कितना बड़ा संकट आ रहा है। इधर से कौन आ गया है? सिकंदर। और ये पूरा एरिया किसका हो गया भैया? मगध का। ये तो पूरा एरिया किसका है? मगध है। ये पूरा एरिया मगध है। अब इस मगध पर खतरा किसका है? सिकंदर का है। अब यहां जो गांधार है, इसी गांधार साम्राज्य में एक विद्यालय था, नाम था तक्षशिला। इस गांधार साम्राज्य में विद्यालय का नाम था तक्षशिला, और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। तो चाणक्य जो थे वो गांधार से भागे भागे मगध आए। गांधार से भाग के कहां आए? मगध आए, और मगध में धनानंद से मिलना चाहें। मगध आए और मगध में धनानंद से मिलना चाहें और कहें कि हमें अत्यंत आवश्यक काम है, हमें धनानंद से मिला दिया जाए। और धनानंद ने दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, एकदम पूरा टूले था, दारू पी के नाच देख रहा था वहां पे। अब भाई ये टीचर है, शिक्षक ये सब काम कहाँ से करेगा? भारत के तो शिक्षा प्रणाली ऐसी रही नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में भी कुछ शिक्षक, मतलब मान के चलिए पिछले महिला कुछ शिक्षक थी, सब नाचने लगती थी। पिछले शिक्षक दिवस को सही हार के दिए कि कोई भी महिला नाचेगी, शिक्षा दिवस पढ़ाने वाली महिला नाचेगी तो उसको लड़का समझा देगा। लड़का सब उनको ऐसा ना समझाया, सब लोग नाचना बंद हो गया। मैं ऐसी भी नाचती हूँ। अरे नाचती हो तो चल जाओ ना, नाचने का पूरा व्यवस्था है मुंबई में, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम है सब। यहाँ आके तुम नाचेंगे? यहाँ मैं सोचा तो नहीं नाचेंगे यहाँ पे बैठ के। एगो इन्हीं को नाचने आता है, बकलोल सब। तो पिछला शिक्षक दिवस को सही हार के दिए थे। अभी बताओ लोग नाचना बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया?
आके यहाँ टैलेंट दिखाएंगे, टैलेंट दिखाएंगे। एक आदमी में 50 गो टैलेंट रहता है, टैलेंट रख ले रहो, जहां जरूरत है वहां दिखाओ। पता चला किसी दिन देखो, देखो बच्चों मेरे में टैलेंट कितना अच्छा, मैं रोटी कितना गोल बनाती हूँ। जब तक तुम लोग लिखो मैं रोटी बना के दिखाती हूँ, देखो गोल रोटी टैलेंट, तो टैलेंट कहीं का रख ले रहो, टैलेंट अपना लगे। तो शिक्षक दिवस पे तो शिक्षक को तो ये सब चीजें नहीं सही, शोभा नहीं देता है उसके लिए। अब बताइए शिक्षक के लिए नाच गाना शोभा देगा? नहीं देगा। अरे अब यहां से शिक्षक चल आया कहां पे? चाणक्य, धनानंद के पास। किसके पास है? धनानंद के पास। और धनानंद के मंत्री रोक दिए, है रुको, राजा साहब अभी ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं। कहा है भाड़ में जाओ, राजा साहब ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। उधर सिकंदर का आक्रमण हो गया, ऑर्केस्ट्रा देख रहे हो। सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर और चल आया राजा के पास कि राजा साहब देखिए ये व्यवस्थाएं हैं। अब धनानंद भड़क गया, कहा कि रे ससुरात नहीं, भाड़ में गया सिकंदर, हमरा तुम ऑर्केस्ट्रा देखने में डिस्टर्ब करेगा। धनानंद इतना भड़क गया कि जो चाणक्य थे, क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य चाणक्य धनानंद को समझा रहा है कि देखिए सिकंदर आया है, लेकिन सिकंदर की बात समझिए। आंभिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया है, राजा पोरस हार गया है, लेकिन सिकंदर ना राजा पोरस की बहुत इज्जत किया है और कहा कि हमारी साम्राज्य में आ जाइए। इसका मतलब सिकंदर का उद्देश्य ना ही कंबोज जीतना है और ना ही गांधार जीतना है, क्योंकि वो जब जीत चुका है तो राजा को उसने मारा नहीं है, बल्कि आंभिक को अपने साथ मिला लिया है और पोरस को हराने के बावजूद उसको मारा नहीं है, अपने साथ मिला लिया है। इसका मतलब सिकंदर की सेना आगे बढ़ेगी, सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए ये पूरा मगध साम्राज्य, केवल एक नदी सिकंदर की सेना पार करेगी तो आक्रमण हो जाएगा। आप उठिए और इस पर कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, उठिए और डिसीजन लीजिए। तो धनानंद ने कहा कि ससुरा तो नहीं, उठिए डिसीजन लीजिए। उठा और चाणक्य को एक लगा दिया, एक झापड़, और ढकेल के फेंक दिया उनको। अपने सैनिकों को कहा कि फेंको तो मास्टर को, ये कहां से आया है, ये हमारा ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे फेंकवा दिया। किसको फेंकवा दिया? चाणक्य को फेंकवा दिया। यहाँ पे बड़ी बेइज्जती करके वापस फेंकवा दिया यहाँ पर। तो चाणक्य ने अपनी बाल की जो शिखा थी यहाँ पे, मतलब चोटी, पूरा तो बाल छीले रहता चोटी, उस चोटी को खोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी बाल की शिखाओं को नहीं बांधूंगा। वापस चाणक्य गए। वापस चाणक्य कहाँ गए? गांधार। कहाँ चले गए? गांधार। और वहां जाके हल्ला कर दिया कि भारत की धरती देवताओं की धरती है, यदि कोई भी सैनिक इस व्यास नदी को पार करके इधर जाएगा तो उसको भयंकर भयंकर बीमारी होगी। और चाणक्य ने अब अपनी दिमाग लगाना चालू किया। कहा कि धनानंद अय्यासी में खोया हुआ है, धनानंद शराब में डूबा हुआ है, वह सिकंदर की सेना को नहीं रोक सकता है। चाणक्य ने इसका फायदा उठाया, देखा कि सिकंदर की जो सेना है वो थक चुकी है युद्ध लड़ लड़ के। लंबे समय से वो लोग घर नहीं गए हैं, लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है। और मानसिक रूप से व्यक्ति जब तनाव में रहे, चिड़चिड़ा रहे, तो उसे अंधविश्वास बड़ी जल्दी हो जाता है। उसने हल्ला कर दिया चाणक्य ने कि ये व्यास नदी पार मत करना, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, तुम्हारे ऊपर श्राप लगेगा, आन्हर बहिर हो जाएगा सब। और इसने खाने में ना जहरीला पदार्थ मिला दिया यहाँ पर, और खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। हल्ला हो गया कि देवताओं की धरती है, इधर पैर रखना ठीक नहीं है। सिकंदर की सेना में भगदड़ हो गया। सिकंदर की सेना ने सिकंदर से कहा कि नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, वापस चलिए, अगले साल लड़ाई होगा। और सिकंदर की सेना यहां से लौट गई। और चाणक्य ने कहा कि जब विश्व विजेता सिकंदर की सेना को हम अपनी बुद्धि से लौटा सकते हैं तो धनानंद अब आपकी बारी है, अब आपका अंत होगा। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चाणक्य ने किसे तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और धनानंद का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और धनानंद के अंत के बाद सिंहासन में बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और वंश का नाम हो गया मौर्य वंश। वंश का नाम क्या हो गया? मौर्य वंश। इसीलिए देखिएगा, कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा, बिना त्याग किए। सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना तपे सोना नहीं, मतलब सोना बन जाएगा यहाँ पर। अगर आप पत्थर को भी ना बहुत छीनी हथौड़ी का चोट खाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं पत्थर मूर्त बन पाता है, उसकी पूजा की जाती है, नहीं तो इसे जमीने पर लसराने छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग को भी यदि बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ख्वाहिशें हैं
हमारा पास ही है। आजकल लड़का को देखते ना कि हमारा हाई कपड़ा रहना चाहिए, मोटरसाइकिल रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारी शौक रहनी चाहिए, कमा के अपने से खरीद लेना। हाँ, पिताजी अगर मोटरसाइकिल नहीं दिला पा रहे हैं, कमाना और कहना कि आप मोटरसाइकिल छोटी चीज हो गई, या फोर व्हीलर लेना एक ही बार में ले लेना, कौन मना किया है आपको। लेकिन विद्यार्थी जीवन में ना कभी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। हमेशा जितना सिंपल रह सकते हैं उतना सिंपल रहिएगा, इतना सिंपल रहिएगा कि उसके नीचे सिंपलिसिटी हो ही ना एकदम। और सफलता जब कीजिएगा तो सफलता में जितना आप सजावट कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत चीजों पे नहीं। अब देखिए धनानंद, इस ससुरा राजा को नाच गाना देखना शोभा देता है, शराब पीना शोभा देगा जी। यहाँ पर सब चीजों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा वगैरह हो जाता है। अगर कोई एक बार शराब का, सिगरेट का, पान का, खैनी का नशा एक बार कर लेता है ना, अगर वो नशा नहीं करेगा तो बेचैन हो जाता है। उसको लगता है अरे तरीके हम नशा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये सब चीजों से बचना चाहिए। धनानंद बचे नहीं थे, निपट गए धनानंद। अब हम सिकंदर का आक्रमण लाएंगे, और सिकंदर के आक्रमण के बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाएंगे कल। अभी 3 वंश हो गए, किसी को दिक्कत? कल हम आपको सिकंदर को इसको गद्दी पर बैठा देंगे, एनी प्रॉब्लम? कल गद्दी पे बैठा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल करेंगे। जय हिंद।